शुगर जो है वो बुढ़ापे में ही होता है कि अगर मेरे फादर को 50 की एज में डायबिटीज़ हुआ है तो मुझे 40 की एज में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। Yes, this is what we are observing. Okay. It's a So ये secular पैटर्न है, this is a kind of a पैटर्न pattern. ऐसा देखने में आ रहा है और सिर्फ इंडिया में नहीं आ रहा है, ये ग्लोबली भी देखने में। इंसुलिन डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। इसमें मैंने बहुत से रेजिस्टेंस देखी है कि वो दूसरा ऑप्शन तलाश करना शुरू कर देते हैं बट वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेंगे। आपने तो सिर्फ ये बोला कि वो लेना नहीं चाहते, हमने तो यहाँ तक सुना हुआ है कि ये लेने से हमारी किडनी खराब हो जाएगी, ये लेने से हमारा हार्ट खराब हो जाएगा, आप इंजेक्शन हमको इंसुलिन लगा देंगे तो हमारा लिवर खराब हो जाएगा। पेशेंट कैसे इस चीज़ को डिसाइड करे कि उसे किस एडवाइस को मानना चाहिए, किस एडवाइस को नहीं मानना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने डाइट में 1000 किलो कैलोरी पर डे से कम लेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैं आपको ऐसे जनरल वे में बोल देता हूँ, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 99% लोग फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो खा ही 2500 किलो कैलोरी रहे हैं। अब प्री डायबिटिक जो हैं वो बिना वेट लॉस किए भी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। मैं इस वाक्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दीक्षित और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड विद शिवम। अगर आपके घर में भी किसी को शुगर है तो आज का एपिसोड आप अंत तक ज़रूर देखें। इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग शुगर से पीड़ित हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें शुगर है। आज हमारे साथ देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट यानी शुगर के डॉक्टर नीलेश कपूर जी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। Thank you, Shivam. It is indeed an honor and pleasure to be here with you. So Thank you so much for sir. having me here. थैंक्स फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सीधा सवाल आपसे, मेरा पहला जो सवाल है, प्रॉब्लम पेशेंट में है या सिस्टम में? सीधे आंसर का सीधा जवाब है, दोनों में समस्या है। देखिए, पेशेंट का भी गलत नहीं होता, पर पेशेंट को मालूम नहीं होता। दूसरा, पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता। जैसा कि आपने खुद ही अभी कहा, लेटेस्ट इंडिया की जो स्टडी है, ICMR इंडिया AB स्टडी कहते हैं इसको, इसमें निकल के आया है कि ऑलमोस्ट 10.1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में डायबिटीज़ है एंड सिमिलरली 136 मिलियन यानी करीब 13.5 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़ है, जो कि आगे चल के 5 से 10 सालों में वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। और इनमें से ऑलमोस्ट 50% को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है। बिल्कुल। सो जो ये अनडायग्नोज रेट है ये ऑलमोस्ट 50% का है पैन इंडिया। मरीज को ये नहीं पता कि वो डायबिटिक है। फिर डायबिटीज़ जब हो जाती है तो उसको ये नहीं पता कि उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ जाना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे अपने दैनिक दिनचर्या में लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं या क्यों ये हो गया है, एंड कैसे वो उसको अपने द्वारा भी कुछ हद तक मैनेज कर सकता है। सिस्टम में समस्या ये है कि सिस्टम अपने हिसाब से आज तक जो बना है हिंदुस्तान का, जो मैं कहूँ एक मेडिकल हेल्थ सिस्टम है, आज भी वो गियर्ड अप है इन्फेक्शन डिजीज़ के हिसाब से। यानी जब हम यू कैन से हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उस समय एक भोरे कमेटी आई थी जिसने अराउंड 1946 जस्ट आज़ादी के पहले, उसने इंडियन सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया, प्राइमरी हेल्थ के, सेकेंडरी हेल्थ के, टर्शरी हेल्थ के। बट जो पूरा फोकस हेल्थ सिस्टम का था वो 2 ही चीज़ों पे था, एक इन्फेक्शन डिजीज़ जैसे कि महामारी हुई हमारी ट्यूबरक्लोसिस की या बाकी आप कह सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मातृत्व और शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी हद तक जो बच्चों में होने वाली बीमारियाँ थी, जो जानलेवा बीमारियाँ थी, उनका वैक्सीनेशन, कैसे उनसे बचाव हो, मदर का जो है प्रेगनेंसी और उसका एक डिलीवरी का तक का जो पूरा सफ़र है वो कैसे अनइवेंटफुल निकले, इसके अराउंड पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम गियर्ड अप है। बट जो ये नए सेंचुरी की बीमारियां हैं हमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर, डिमेंशिया, या जो भी क्रोनिक डिजीज़ आप समझते हैं जो कि लंबी चलने वाली मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, इस सब के हिसाब से हमारा सिस्टम सैडली गियर्ड अप नहीं है। तो होता क्या है कि आप अस्पताल जाते हैं, अस्पताल का पूरा जो एक तरह से कहा जाए काम करने का तरीका वो ऐसा है कि आप या तो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, आपको भर्ती कर लिया जाए, उसके अराउंड उनके सर्विसेज बिल्डअप हैं, या आपकी कोई सर्जरी होनी है तो उसके अराउंड वो कैसे उत्तम से उत्तम तरीके से या बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली हो जाए, उसके अराउंड बिल्डअप है। बट एक ऐसा व्यक्ति जो शायद देखने से बीमार नहीं लगता, जो देखते एकदम हंसता खेलता हुआ आ रहा है क्लिनिक में, बट उसको डायबिटीज़ है या उसका BP थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वो अपनी बीमारी को कैसे मैनेज करे लंबे समय तक, इसको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए वो उतना उस तरीके की सर्विसेज वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और जो हमारा दूसरा सेगमेंट है, जो कि हमारे नियर अबाउट क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सब तुरंत आप, हिंदुस्तान एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ आपको 10 मिनट के अंदर डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगा। आप चले जाइए कहीं भी विदेश में, किसी भी कंट्री में चले जाइए आपको एक लंबी वेटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। पहले आपका एक स्क्रीनिंग होगा कि डू यू इवन डिजर्व टू बी गो टू अ डॉक्टर और नॉट।
बिल्कुल सर। सर आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम लोग घर पे डिस्कशन करते हैं, जिनके बारे में हम डिनर टेबल पे बैठ के बातें करते हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मीठा खाने से शुगर होता है, तो क्या सर शुगर खाने से ही शुगर हो रहा है? गलत। ये एक बहुत बड़ी धारणा जो है ये बन गई है किसी वजह से, और ये मिथ्य है। नथिंग फार फ्रॉम ट्रुथ आई वुड से। सो क्या होता है, डायबिटीज़ एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पहले तो ये समझते हैं। बाय डेफिनेशन इट इज़ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे शरीर में शुगर मेटाबॉलिज्म, यानी शुगर को एक तरीके से मेटाबोलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है, या वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता। अभी मैं ये बात टाइप 2 डायबिटीज़ की कर रहा हूँ, जो आपने दैनिक वाली बात करी कि रोजमर्रा में जो लोग महसूस कर रहे हैं। सो ये जो है, इसमें होता ये है कि क्योंकि हमारे शरीर में किसी वजह से फैट मेटाबॉलिज्म पहले गड़बड़ाया है, या तो हमारा वजन ज़्यादा है या कहीं ना कहीं हमारे अंदर चर्बी ज़्यादा जम गई है, वो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देती। और उसके साथ इंसुलिन क्योंकि अपना काम नहीं कर पाता, तो बॉडी में आप कुछ भी खाएंगे, नॉट ओनली शुगर्स, आप रोटी खाइए, आप चावल खाइए, आप कुछ भी खाइए, बॉडी का प्रोसेस ऐसा है कि वो पहले उसको तोड़ के शुगर बनाएगा, फिर शुगर से एनर्जी बनाएगा जी। ठीक है, तो अब इंसुलिन उसी को काउंटर बैलेंस करता है कि भाई शुगर बढ़ गई तो चलो उसे कंट्रोल कर लिया जाए। तो वो प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोसेस हैम्पर हो चुका है, वो प्रोसेस अफेक्ट हो चुका है। तो आप शुगर नहीं खा रहे हैं, आप डेजर्ट्स नहीं खा रहे हैं, आप मीठा नहीं खा रहे हैं, बट आप जो भी खा रहे हैं बॉडी उससे ही शुगर प्रोड्यूस अपने आप बना लेती है। और क्योंकि अब आपकी बॉडी में इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपकी बॉडी में शुगर हायर लेवल के रूप में परिलक्षित हो रहा है या दिख रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है। सो सिर्फ शुगर खाने से शुगर नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, आपको शुगर के इसकी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो फिर ज़रूर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। शुगर जो है वो बुढ़ापे में ही होता है, बट अगर आज के टाइम पे रेशियो देख रहे हैं तो सर यंग एज 25 ईयर्स ओल्ड वो भी शायद आपके पास शुगर के पेशेंट हैं। तो ये गैप क्या लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है सर? ये क्या इसके पीछे रीज़न है सर? सो देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। बिल्कुल सर। बहुत साधारण भाषा में डायबिटीज़ पहला है टाइप 1, जो कि बचपन से होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में पैनक्रियाज एक ऑर्गन है। पैनक्रियाज में 2 तरह के सेल हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। इसमें जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी रखता है, वही बनाता भी है। अब किसी वजह से अगर बीटा सेल अपना काम नहीं कर पा रहा है, जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में देखा जाता है कि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और इसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है या नेग्लिजेंट हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़ीरो के बराबर हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में, कईयों में जन्म से ही और कईयों में जन्म के कुछ समय के बाद से, 4-5 साल, 2-3 साल, जैसा भी हो, ये बीमारी बन सकती है। तो ये एक तो प्रकार हो गया जो आपका ऑलमोस्ट चाइल्डहुड से है, टाइप 1 जी। दूसरा है ऐसे ही सिंपली टाइप 2, जो कि हम एडल्ट्स में देखते हैं। अब एडल्ट्स हमारे कंट्री में जो डेफिनेशन है वो 18 साल से है, तो आप इसको मान सकते हैं कि 18 साल के ऊपर से जिसको भी हो रहा है। बट उसमें ये है कि उसमें आपका पेनक्रियाटिक बीटा सेल काम कर रहा है, इंसुलिन बन रहा है, पर इंसुलिन अगेन एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। सो देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो किसी भी वजह से अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब ये थ्योरेटिकली तो 18 ईयर्स के वो हम किसी को भी मान सकते हैं, बट अभी तक क्या हो रहा था, ये अमूमन 60 वर्ष के ऊपर, ये थोड़ा सा ओल्डर एज में हो रहा था। बट जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्नाइज होता जा रहा है या पाश्चात्यकरण की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है ये रेड्यूस होता जा रहा है। और इसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है। अगर आपके फादर या मदर या आपकी फैमिली में किसी और को डायबिटीज़ है तो देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि आपको डायबिटीज़ आपको भी होगा। और जो दूसरा इसमें ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पिछली जनरेशन में आपके फादर या मदर को, उनको 60s में हुआ है, तो वो 1 डिकेड अर्ली आप में होगा। ओके। सो आप में वो 50s में होने की गुंजाइश है। बट अब हम जो देख रहे हैं, क्योंकि अब 3-4 पीढ़ियाँ हो गई हैं, तो ये एज अर्ली एज 30s में भी मिलने लग गया है। तो ये सेकेंड टाइप का डायबिटीज़ हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है सर। हाँ। कि अगर मेरे फादर को 50 की एज में डायबिटीज़ हुआ है तो मुझे 40 की एज में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यस, दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। एंड इट्स अ सेक्युलर पैटर्न है। दिस इज अ काइंड ऑफ पैटर्न ऐसा देखने में आ रहा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं आ रहा है, ये ग्लोबली भी देखने में आ रहा है। सो बेसिकली ये दर्शकों के लिए बहुत अर्ली सिम्टम्स हो सकता है। आप भी अगर अभी डॉक्टर से नहीं मिले हैं तो आप जाके एक बार अपना चेक करा सकते हैं, ताकि जो सर पैटर्न जिसको बना रहे हैं आप भी उस पैटर्न को मॉनिटर कर सकें। बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा एक फॉर्म है डायबिटीज़ का जिसको हम कहते हैं कि GDM, यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी ये प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि भाई
पहले तो महिला जो थी वो नॉर्मल थी, बट एज सुन एज शी हैज़ कंसीव्ड आफ्टर दैट उनका जो ये शुगर मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ने लग जाता है, और ये कुछ हद तक प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है। और अराउंड 60 to 70% केसेस में जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है ये नॉर्मलाइज भी हो जाता है। तो बट क्योंकि उस स्पेशल अवस्था में जब वो प्रेग्नेंट हैं उस समय उनके शुगर को फिर बैलेंस करने के लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। अब एक चौथा प्रकार और है, वो है आपका मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। जो ये कैटेगरी है ये होती यंग में है स्पेसिफिकली, यानी 15-16 साल से लेकर के आप मान के चलिए 30 साल तक के बीच में होगी, टीनेजर्स में बेसिकली, टीनेजर्स से लेकर के आपके यंग एडल्ट्स। बट इसमें समस्या ये है कि यहाँ पे भी ऑटो एंटीबॉडीज़ वगैरह पॉजिटिव मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को ही अटैक करती हैं, बीटा सेल्स को, जिसकी वजह से ये बनता है। तो ये चौथा प्रकार हो गया। अब आजकल एक नया 5वें प्रकार की काफ़ी चर्चा चल रही है और काफ़ी ये सुर्खियों में है, क्योंकि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने इसको टाइप 5 डायबिटीज़ का नाम दिया है। ओके। सो दिस टाइप 5 डायबिटीज़ इज़ नथिंग बट माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन लिंक्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। यानी ऐसे देश जो कि बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं थे, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, वहाँ पे क्योंकि भुखमरी की समस्या बहुत होती थी, तो ऐसे लोग जिनको चाइल्डहुड में या अर्ली फेज ऑफ एडल्टहुड में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स रही हैं, प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, उनको आगे चल के डायबिटीज़ बन जाता है। सर इसमें मेरा कहना है, अगर हम इंडियन फूड की बात करते हैं तो ज़्यादातर न्यूट्रिनिस्ट जितने भी लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो ये चीज़ ज़रूर बोल रहे हैं कि इंडियन फूड में उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो क्या ये भी एक रीज़न है जो लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है? मैं इस वाक्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखिए, इंडियन फूड न्यूट्रिशियस नहीं है ये सोच गलत है। हम जिस तरह से उसको कंज्यूम करते हैं उसमें समस्या है। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपीज़ हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा दाल को चावल के साथ खाते थे। बिल्कुल ठीक है, तो ना दाल गड़बड़ है ना चावल गड़बड़ है। दाल चावल जब मिला के खाते थे तो हमारे को एक कॉम्बिनेशन मिलता था प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स का, विथ सम काइंड ऑफ फैट जो दोनों से मिल रहा था, क्योंकि हम उसमें हल्का सा एक घी का चम्मच डालते थे दाल में। तो ये जो एक रेसिपी हुआ करती थी ये न्यूट्रिशियस थी। बिल्कुल ठीक है। जो अंडर न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, हम वहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर कैलोरीज ही नहीं मिल रही। मान लीजिए एक इंडियन मेल को अराउंड 2400 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है और आपको मिल ही नहीं रही है, आपको मतलब हार्डली 1000-1200 मिल रही है, और आपका डेवलपमेंट प्रोसेस हैम्पर हो गया उसकी वजह से, तो आपका पैनक्रियास का डेवलपमेंट भी दिक्कत करता है। मतलब पैनक्रियास के बीटा सेल पे उसका स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से आगे चल करके डायबिटीज़ बनती है। तो ये स्पेशल प्रकार की डायबिटीज़ है जिस पे पहले रिसर्च हुई थी, फिर उसके बाद काफ़ी उस पर डिबेट हुई, वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, और अभी रिसेंटली IDF ने फिर से रिकग्नाइज़ किया है। बिल्कुल सर। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर जब लोगों को इंसुलिन डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, इसमें मैंने बहुत सी रेजिस्टेंस देखी है कि लोग इंजेक्शन लेने पे वो दवा खा लेंगे, वो दूसरा ऑप्शन तलाश करना शुरू कर देते हैं, बट वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेंगे। तो वो कितना सेफ है सर? उस पर आपका टेक क्या है सर? यहाँ भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मतलब आपने तो सिर्फ ये बोला कि वो लेना नहीं चाहते, हमने तो यहाँ तक सुना हुआ है कि ये लेने से हमारी किडनी ख़राब हो जाएगी, ये लेने से हमारा हार्ट ख़राब हो जाएगा, आप इंजेक्शन हमको इंसुलिन लगा देंगे तो हमारा लिवर ख़राब हो जाएगा। तो लोग ऐसी ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लेकर आते हैं। तो पहले तो हम समझें कि इंसुलिन की ज़रूरत कब पड़ती है। तो थ्योरेटिकली अगर हम कहें तो टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें कि आपका बीटा सेल फंक्शन पूरा की पूरा समाप्त हो चुका है, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, वहाँ पे इंसुलिन के अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आप ओरल मेडिसिन दे ही नहीं सकते, और अगर कोई दे रहा है तो उससे आपका इलाज नहीं होने वाला। बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी ओरल मेडिसिन हैं वो कहीं ना कहीं इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाती हैं, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हैं। सो वो ब्रेक करने की जो पावर है वो ओरल मेडिसिन में है। बट अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्राइमरी कॉज नहीं है, प्राइमरी कॉज ये है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो फिर वो काम नहीं करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन ही देना है, नंबर 1। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। होता क्या है टाइप 2 डायबिटीज़ में, टू बिगिन विद, यानी स्टार्टिंग में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो शरीर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए और इंसुलिन बनाता है। अब इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाना कोई इतना आसान काम तो है नहीं, सेल तो आपके पास फाइनाइट है, उतने ही सेल हैं बीटा सेल। अब वो जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जल्दी बर्नआउट भी होंगे। तो क्या होता है, ऐसे करते करते जब डायबिटीज़ पुरानी हो जाती है, मान लीजिए 10-15 साल हो गए डायबिटीज़ को, तो आपका बीटा सेल रिजर्व, यानी जो अमाउंट ऑफ बीटा सेल आपका इंसुलिन बना सकते हैं, वो घट के 50% से कम रह जाते हैं। ओके। और ऐसे कर करके एक स्टेज ये भी आ सकती है कि वो एकदम नीचे आ जाए, 10-15% रह जाएं। तो जब आपके पास इंसुलिन बनाने वाले सेल ही नहीं बचे, तो तब सपोर्ट देने के लिए आपको इंसुलिन बाहर देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी जितनी दवाइयाँ हैं वो केवल एग्जिस्टिंग इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ा सकती हैं। बट अगर आपकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ होते हुए भी अगर
इंसुलिन बढ़ाने की क्षमता ही कम हो गई और इंसुलिन बनना ही कम हो गया, तो ये दवाइयाँ कैसे काम करेंगी? तो हर डायबिटिक की लाइफ में एक स्टेज आती है, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट की लाइफ में एक स्टेज आती है जहाँ पे उसे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली सेफ। दिस इज एब्सोल्युटली सेफ। In fact, it is the recommended mode of treatment as per all the standard guidelines. बिल्कुल सर। लोगों के बीच में एक और भ्रांति है कि अगर उनका फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ रहा है तो वो सेफ हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? तो देखो, ऐसा है कि ये जो हमारे टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, फास्टिंग शुगर, हम जनरली 3 आपने टेस्ट देखे होंगे, सुने होंगे, है ना? फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी नाश्ते के 2 घंटे बाद वाला, एंड साथ में आपका HbA1c लेवल। तो तीनों की ना अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो लिमिटेशन कैसे हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है डायबिटीज़ का? वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बिल्कुल। इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू कहाँ से होता है? वो चालू इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शरीर में वसा यानी फैट पहले जमना चालू हुआ, फैट जमने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हुआ। अब जब स्टार्टिंग फेज होता है तो वो आपको एकदम से बढ़े हुए फास्टिंग शुगर लेवल्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका लिवर का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ठीक रहता है। सो लिवर बेसिकली मैनेज कर लेता है, एक तरीके से मैं कहूँ कि आपकी ब्लड शुगर को वो तो दिखेगा नहीं आपको। सो वे फास्टिंग शुगर्स आपको नॉर्मल दिखेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में आपको आपके पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी कि 2 घंटे बाद वाले लेवल्स भी नॉर्मल दिखें, ये भी संभव है। बट अगर आप नाश्ता लेने के 1 घंटे बाद अगर उसको चेक करेंगे, जिसको हम 1 आवर टेस्ट बोलते हैं OGTT में जी, वो आपको गड़बड़ मिल सकता है। तो सिर्फ एक टेस्ट पे अगर आप निर्भर कर रहे हैं तो पहले तो वो गलत है। हो सकता है आपको फास्टिंग नॉर्मल मिले, आपको PPBS नॉर्मल मिले पर HbA1c गलती में गड़बड़ मिल जाए, या HbA1c ठीक मिले और आपको PPBS में गड़बड़ मिल जाए, या फास्टिंग में, तीनों में से कोई एक चीज़ गड़बड़ हो सकती है। इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं जो हम जिनके थ्रू पकड़ लेते हैं, जो कि हमें अर्ली साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस के द्वारा हमको आइडिया लग जाता है, एंड हम वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। सर एक बार अगर आप दर्शकों को बता सकें कि जो HbA1c है वो क्या है? सो HbA1c का अगर फुल फॉर्म आप समझेंगे, यानी नाम उसका एक्चुअल है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी आपके शरीर में आपने देखा होगा ब्लड रिपोर्ट में एक वैल्यू आती है हीमोग्लोबिन जी। सो हीमोग्लोबिन में से एक परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है जो ग्लूकोज से बाउंड हो जाता है। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा इरिवर्सिबल टाइप का बॉन्ड है, यानी बहुत मजबूत बॉन्ड है, तो ये जल्दी हिलता डुलता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपने आज रात को पार्टी कर ली और कल सुबह आपने फास्टिंग लेवल कराया अपना शुगर का, तो वो ऑब्वियसली हाई मिलेगा थोड़ा सा। तो देयर कैन बी ए सिचुएशन जहाँ पे हमें लगे कि ये तो भाई गड़बड़ हो गया, बट आपने तो रात में पार्टी करी थी। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां लोगों से हो जाती हैं। बट HbA1c जो है ये एक इस तरह का टेस्ट है जो 3 महीने की एवरेज वैल्यू बताता है, क्योंकि एक एवरेज RBC यानी रेड ब्लड सेल जिसके अंदर ये हीमोग्लोबिन है, उसका एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन का है। तो 120 दिन तक ये सेल जिंदा रहता है ब्लड में। तो ये जो आपका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो अब ग्लूकोज से बाउंड हो चुका है, ये एक तरीके से 3 महीने की एवरेज ग्लूकोज वैल्यू आपको बता देता है। तभी वो 3 महीने वाला टेस्ट, तभी वो इसको 3 महीने का टेस्ट कहा जाता है, या इसको आम धारणा में 3 महीने वाला टेस्ट कह के इसको प्रचारित भी किया जाता है। बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक हीमोग्लोबिन का, टोटल हीमोग्लोबिन का एक वो हिस्सा है परसेंटेज टर्म्स में जो कि आपका ग्लूकोज से बाउंड हो गया। तो इसकी अगर आप लेवल्स की बात करें तो अराउंड 6.5 के ऊपर अगर ये लेवल जा रहा है तो ये डायबिटीज़ की रेंज में है, और 5.8 से 6.5 का अगर ये लेवल आ रहा है परसेंटेज में तो दिस इज प्री डायबिटीज़। सर अब हम जिस सेगमेंट में आ रहे हैं उसमें हम बात करेंगे जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, यानी गूगल करते हैं, ChatGPT करते हैं। सबसे ज़्यादा जो सर्च हो रहा है सर वो ये क्वेश्चन है कि जगरी यानी गुड़ वो डायबिटीज के लिए सेफ़ है, कितना सच है सर? देखिए, चाहे जैगरी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे हनी हो, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में शुगर है। सो शुगर अगर किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं तो वो सेफ की परिभाषा में तो नहीं आ सकता जी। हम लोग टेक्निकली गाइडेंस क्या देते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको किसी भी फॉर्म में रॉ शुगर नहीं लेनी। ठीक है। अब आप उसको मन हल्का करने के लिए गुड़ वाली चाय बोल दें, आप शक्कर नहीं ले रहे, मन को तसल्ली दे सकते हैं, शहद वाली चाय बोल रहे हैं, तो बट आप वो मन को तसल्ली दे रहे हैं, टेक्निकली आपकी बॉडी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करती है। तो सर सेम क्वेश्चन से रिलेटेड ही था कि लोग बहुत सर्च कर रहे हैं कि क्या शुगर केन का जूस यानी गन्ने का रस वो पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सेम लॉजिक जो आप बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो जूसेस आप जो भी ले रहे हैं, देखिए एक तो कंसेप्ट ये है कि रॉ फॉर्म में ही आप फल खाइए,
जूस या उसको प्रोसेस करके लेने में हमारे उसके वाइटल न्यूट्रिएंट्स लॉस भी होते हैं। तो मैं सिर्फ शुगर केन जूस की बात नहीं कर रहा, आप रॉ फॉर्म में कोई भी फल अगर खा रहे हैं तो कम मात्रा में वो आप खा सकते हैं। और फल हमारे जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ शुगर नहीं होता, उसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम उसको लिमिट में खा रहे हैं, अगर हम उसको लिमिट में खा रहे हैं, एज पर अपनी डॉक्टरी सलाह खा रहे हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। मैंने ये भी सुना सर कि प्री डायबिटिक जो हैं वो बिना वेट लॉस किए भी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, बिना वेट लॉस किए तो पहले तो ये पूछा जाए कि वेट कितना है जी। तो अगर आप पहले से ही ओवरवेट या ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारी आजकल की डेफिनेशंस हैं, उसके हिसाब से ओवरवेट होता है जब आपका BMI 27 to 30 हो, और ओबेसिटी होता है जब आपका BMI 30 के ऊपर हो। अब हम अगर इसको इंडियन फिनोटाइप के बारे में बात करें, तो जो आजकल लेटेस्ट रिसर्च है जिसके हिसाब से हमारे जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओबेसिटी वगैरह हैं, जो हमें बताती हैं कि इंडिया में 25 BMI के ऊपर भी हमें ओबेसिटी मान लेना चाहिए। ओके। क्योंकि यहाँ पे वसा का जो रोल है, आई गेस वो 28-25 वो नॉर्मल केस में तो वो ग्लोबली आप स्टैंडर्ड्स देखोगे तो 27 से हम ओवरवेट बोल रहे हैं, 30 के ऊपर ओबीस बोल रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन फिनोटाइप में, यानी इंडियन पॉपुलेशन में, हमें स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट करने चाहिए। 23 के ऊपर हमें BMI के ऊपर हमें ओवरवेट मानना चाहिए, एंड 25 BMI के ऊपर हमें ओबीस मानना चाहिए। हालांकि ये अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है, बट ये एक थॉट प्रोसेस है जिसके तहत सारी साइंटिफिक बॉडीज़ ये मान रही हैं कि हमारे जो इंडियन फिनोटाइप में है, इसमें जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें फैट का रोल है, और उसमें भी विसरल फैट का रोल है। जो आपको बाहर चर्बी दिखती है, आप देखते होंगे के बाहर जो फैट है, आपको जैसे आपको अगर तोन दिख रही है थोड़ी सी भी निकली हुई, तो यानी वसा तो है, फैट तो है, बट ये बाहर आके जो दिख रहा है ये बाद में जमा है, पहले आपके अंदरूनी ऑर्गन्स में जम चुका है। अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे कि पैनक्रियास, लिवर, किडनी, और यहाँ पे जो जमा हुआ फैट है इसको विसरल फैट कहा जाता है। तो ये जो विसरल फैट है यही हमारी सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो आपका सवाल था कि क्या प्री डायबिटीज को बिना वेट लॉस के हम रिवर्स कर सकते हैं, तो माय आंसर इज मे बी नो, क्योंकि उसका रूट कॉज आपका वेट है। तो अगर वेट के बिना, मान लीजिए किसी को प्री डायबिटीज हो रहा है बट उसके पास ओवरवेट वाली कंडीशन नहीं है, तो देन माइट बी ही विल स्ट्रगल विद दैट, क्योंकि वहाँ हम रिवर्स क्या कर सकते हैं, हम वेट लॉस के थ्रू ही चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। यानी जब हम विसरल फैट को हम डिज़ोल्व करेंगे तभी हमारी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगी, बट उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपका विसरल फैट होना चाहिए वहाँ पे। तो कोई अगर बहुत ही पतला व्यक्ति है तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसको डायग्नोज गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, मोस्ट प्रोबेबली वो डायबिटीज़ की टाइप 2 वाली कैटेगरी का पात्र ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड इफ द पेशेंट कम्स इन अर्ली स्टेज एंड इफ देयर इज ओवरवेट और ओबीस वाली कंडीशन। ओके, सो इफ दे हैव विसरल फैट दैट कैन इन अ नटशेल, diabetes reversal happens only through weight loss. Perfect. There is no other scientific mechanism. Right. अब वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबका एक ही है जी, उस तक पहुँचने के रास्ते बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही डायबिटीज़ रिवर्सल तभी हो सकता है जब आपके पास एक फंक्शनल बीटा सेल मास हो जो इंसुलिन बना रहा हो, और वसा या फैट आपको उसको काम ना करने दे रहा हो। ये वाली जब कंडीशन है, तो जब हम इस फैट को हटा देंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करेगा। बिल्कुल सर, आप महीने में हज़ारों पेशेंट से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, तो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो पेशेंट करते हैं? जो सब अगर आप एवरेज निकालें, जो मेन मिस्टेक निकल के आती है, वो कौन सी मिस्टेक है सर? देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पहले स्क्रीनिंग नहीं करा पाते। देखिए, डायबिटीज़ एकमात्र ऐसी बीमारी है जो जब तक बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाएगी वो कोई सिम्टम आपको नहीं देने वाली है। बिल्कुल। इसका पहला अंदाज़ा आपको टाइमली तभी लग सकता है जब आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, आप अपने ब्लड शुगर टेस्टिंग करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट किसी भी फॉर्म में करा रहे हैं जहाँ पे आपके HbA1c, फास्टिंग या PPBS लेवल्स को कोई एक जन जांच रहा है। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वो स्पेशलाइज टेस्ट है और वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब के बिना किसी पैकेज में अवेलेबल नहीं है, बट एक सिंपली अगर आप ये कोई भी टेस्ट करा रहे हैं तो आप जल्दी पकड़ पाएंगे। तो समस्या ये होती है कि लोग पकड़ नहीं पाते, पकड़ते हैं तो लेट पकड़ते हैं, एंड इनफैक्ट जब तक वो डॉक्टर के पास आते हैं तब तक वो काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई कर चुके होते हैं। यानी एक तरह से ऐसे समझिए कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, मेरे लेवल्स दिखा रहे हैं मुझे कि मैं डायबिटिक रेंज में हूँ, बट मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ। बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करूँगा। कोई हो सकता है कि हर्बल चीज़ें ट्राई करे, कोई हो सकता है किसी और पैथी में चीज़ें ट्राई करे, बट प्रॉब्लम ये है कि वंस यू हैव गॉट डायबिटीज़ एंड यू कम इन द अर्ली फेज टू ए प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट, तो आपका रिवर्स हो सकता है। लेकिन आप उस स्ट्रक्चर्ड एडवाइस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आप जब तक टुकड़ों टुकड़ों में कुछ चीज़ें ट्राई करके पहुंचते हैं तब तक वो लेट हो चुका होता है। तो
आप ये मत सोचिए कि आपका HbA1c लेवल कितना है, आप ये मत सोचिए आपको कितना समय हो चुका है। आप पहले एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुँचे जो आपको ढंग से ये गाइड कर सके कि आपकी स्थिति क्या है, आपको कैसे करना है और कैसे आगे चलना है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो डॉक्टर का एडवाइस ही फॉलो नहीं करते। अब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको समझाएगा कि भाई डायबिटीज़ में मैनेजमेंट में 5 प्रिंसिपल्स हैं। जो सबसे इजी प्रिंसिपल है वो लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज मेडिसिन। फर्स्ट प्रिंसिपल इज योर डाइट, तो डाइट कैसे कंट्रोल करना है। सेकंड इज एक्सरसाइज, थर्ड इज स्लीप एंड फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ढंग से करेंगे तो हो सकता है कि आपके डायबिटीज़ रिवर्सल की गति दुगुनी हो जाए या आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट या कंट्रोल का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाए, बहुत प्रोसेस फास्टन हो जाए। बट पेशेंट का सारा ध्यान होता है कि मैं आया हूँ तो मैंने जो फीस दी है मैं दवा लूँ और दवा से ही मेरा सब कंट्रोल हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। बिल्कुल। सो ये जो शॉर्टकट वाली जो हमारी अप्रोच है इससे ही हम सबका नुकसान हो रहा है। सर कोई एक ऐसी स्टोरी या ऐसा किसी पेशेंट का किस्सा आप बता सकें जिसने डायबिटिक को शुगर को रिवर्स किया हुआ है सर? देखिए ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं बट एक किस्सा मुझे ज़रूर याद आता है। एक नौजवान थे अराउंड 43 ईयर्स एज के एंड ही वॉज अगेन इन IT सेक्टर, मतलब डेली उनका सिटिंग वाला ही जॉब था। एंड व्हेन ही केम टू मी वो काफ़ी स्ट्रेस में भी थे एंड उनका HbA1c लेवल वॉज अराउंड 10.3। ओके। एंड वो आए और वो काफ़ी कंफ्यूज भी थे कि अब मैं क्या करूँ, मैं डायबिटिक भी हो गया हूँ एंड एवरीथिंग। सो फिर हमने उनको स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा गाइडेंस दिया। इनिशियली हमने उनको मेडिसिन भी दी टू कंट्रोल दैट एंड उनको प्रॉपर कैसे डाइट को अपना कॉन्स्ट्रक्ट करना है, कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे उसमें उनको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, स्पेसिफिकली स्लीप साइकिल। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है कि हमारी जो बॉडी बनी है ना वो सन के हिसाब से बनी है। जब सूरज उगता है और जब वो डूबता है उसको हम डायरनल रिदम कहते हैं। तो ये इस रिदम के हिसाब से ही हमारी इंटरनल बॉडी की क्लॉक भी सेट है। इनफैक्ट मेडिसिन का एक नोबेल प्राइज़ जो है वो इसी डायरनल क्लॉक को डेसिफर करने के उसमें मिला हुआ है। ये बात हम लोग हिंदू मतलब जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये बहुत पहले से जानती है, इसलिए हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार का प्रचलन था। आप बिल्कुल देखिए तो बहुत सारे लोग जो अपनी स्लीप साइकिल बिगाड़ चुके हैं, मतलब वो ये दिक्कत उनको फेस करते हैं कि उनकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे ही इन पेशेंट को हमने गाइड किया एंड ये इन्होंने अपना स्लीप और स्ट्रेस दोनों अपना मैनेज किया। इवेंचुअली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 months ही वॉज एबल टू कम टू नॉर्मल लेवल्स। हमने उनकी दवाइयाँ हटाई। आज 6 महीने हो चुके हैं और उन्होंने सारी एडवाइसेस का अक्षरश पालन किया और आज 6 महीने हो चुके हैं और उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो आज भी नॉर्मल है। तो विद इन 6 months उन्होंने अपनी पूरी शुगर को रिवर्स कर दिया। उन्होंने 3 months में शुगर को रिवर्स कर लिया और शुगर को रिवर्स करने के और 6 महीने गुजर चुके हैं। ओके। और वो अभी मेडिसिन पे नहीं। ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ। ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, परफेक्टली नॉर्मल लाइफ। वो मुझसे हर महीने मिलने आते हैं सिर्फ हाई हेलो करने के लिए, डॉक्टर साहब कि आपने मेरा शुगर रिवर्स कर दिया। मैं सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि मेरा अभी भी बढ़िया चल रहा है। ओह नाइस। सर इसी से रिलेटेड है कि कई बार लोग पेशेंट्स फॉलोअप में नहीं आते हैं। आपने दिखाया पेशेंट सही हो गया, ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ। तो क्या फॉलोअप बहुत कितना इंपॉर्टेंट है उसकी आगे की हेल्दी लाइफ में या हेल्दी जर्नी में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिवम। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पेशेंट्स इग्नोर करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। जब एक पेशेंट पहली बार किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास आता है तो डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं पता होता कि इसकी बॉडी को कौन सी दवाइयाँ सूट करेंगी। उसको नहीं पता होता कि मैंने आज जो डोज दी है इससे कितना आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। बिल्कुल। ऑल्दो हमारे पास ये साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि ये सारी मेडिसिन काम करती हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि हर किसी की बॉडी यूनिक है। तो जो दवा स्टेट करती है अपनी एफिकेसी कि भाई मैंने मान लो मेटफॉर्मिन दी आपको 500 मिलीग्राम, जो कि सबसे कॉमन दवा है, वो उससे करीब 1-1.5% HbA1c कम हो जाना चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप में वो 5 क्या कहते हैं ऑलरेडी सिर्फ 0.5% हो, किसी में 1% हो, किसी में वो कोई भी इफेक्ट ना दिखाए। सो ये चीज़ ना कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल। सो जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स पे 3-4 विजिट्स के लिए बुलाते हैं। तो इन स्पैन ऑफ 3 to 4 विजिट्स, फॉलो विजिट्स, ये शुगर लेवल्स कंट्रोल हो ही जाते हैं। बट इसके बाद क्या होता है, एक बार जब वो कंट्रोल में आ गए तब आपको बाकी एडवाइसेस का भी रोल है। जैसा कि मैंने समझाया कि भाई बिल्कुल एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप एंड स्ट्रेस। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो दोबारा वापस नहीं आते, वो 6-6 महीना वापस नहीं आते। इनफैक्ट अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो जो मेरे अपने सेंटर का डेटा है, हमारे पास एवरेज विजिट 1 साल में लोग सिर्फ 3 बार करते हैं, जबकि उन्हें हर महीने करनी चाहिए। मतलब 12 विजिट की जगह वो 3 विजिट्स कर रहे हैं। हाँ, ऐसे सोच के देखिए, आप जितना अपने डॉक्टर संपर्क में रहेंगे
आपका उतना ही शुगर अच्छा कंट्रोल में रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले भी कहा था कि डायबिटीज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़, यानी ये लंबी चलने वाली बीमारी है और ये बढ़ती चली जाएगी। तो जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट बढ़नी है, हम उसको कंट्रोल में तभी रख सकते हैं जब आप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर संपर्क में रहें, ताकि हम जो भी डेविएशन है फ्रॉम नॉर्मल उसको अर्लीस्ट पकड़ पाएँ और उसी समय इंटरवेंशन कर पाएँ। सो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास 74 साल के बुजुर्ग हैं, वो पिछले 3 साल से मेरे से हर महीने मिलने आते हैं और आज तक विद इन स्पैन ऑफ 3 ईयर्स उनका आज तक एक भी हॉस्पिटल विजिट नहीं लगा है किसी भी वजह से। बिल्कुल। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अ रेगुलर फॉलो अप विजिट। थैंक यू। आई गेस ये लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आम जन ये समझता है कि मुझे आराम हो गया, अब डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। यस, राइट। बट शायद 6 महीने बाद वो फिर से पुरानी स्टेज में आता है जहाँ से शुरू किया था। यस, इनफैक्ट वो ज़्यादा खराब स्थिति में आते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये भी अगेन एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि एक बार आपकी मेडिसिन ने काम करना कम कर दिया ड्यू टू एनी रीजंस, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है, चाहे वो आपकी जीन्स की वजह से हो रहा है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, बट अगर एक बार दवा का कंट्रोल लूज होना चालू हुआ तो वो बहुत तेज़ी से लूज करता है, एंड फिर हमको उस लेवल तक लाने के लिए भी हमको शायद ज़्यादा डोज देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है उस डोज के। यस। तो अब अगर ये आप टाइमली अगर आप आ जाएं, तो हम टाइमली अगर उसको हम कंट्रोल कर लें तो हमें फिर कम मात्रा में डोज देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिले करके आएंगे तो वही इंटरवेंशन जो शायद कम डोज में हो जाता है वो उसमें ज़्यादा डोज लगेगी। बिल्कुल। तो ये पार्ट इस एपिसोड का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप भी डॉक्टर विजिट को स्किप करते हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो हम इंडियंस सर लेट डिनर की हैबिट होती है हमारे यहाँ पे कि हम 10 बजे 11 बजे खा रहे हैं। कई जगहों पे तो मैंने देखा है कि 10 बजे जब, क्योंकि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है सर बहुत जगह पे, जब वो घर आते हैं वो बताते हैं कि आज क्या बनेगा, उसके बाद वो 11 बजे और 12 बजे तक उनके यहाँ डिनर बनता है, एंड दैट इज़ हाउ दे डू। ये कितना इम्पैक्ट करता है शुगर की बीमारी उन पे होने में? देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आंसर इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और दूसरा, इसमें 2 तरीके से हमको समझना है। पहला तो ये कि एक डायबिटिक पेशेंट को कभी भी फुल मील्स नहीं खाने हैं। आप एक बार में ज़्यादा खाएंगे, जैसा कि हम लोग का पैटर्न है, हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सो एक डायबिटिक पेशेंट को अपनी मील्स को ब्रेक करना चाहिए आइडली। सो हमेशा कंसेप्ट ये है कि आप आधा पेट खाएं, यानी जितनी भूख है उसका 50% आप खाएं और थोड़ा सा फिर आप उसको बचा के रखें, और फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ आप लाइट चीज़ कुछ खा लें। उस लाइट चीज़ में आपके कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, आप उसमें फ्रूट्स भी खा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको ब्रेक करना है। तो पहला तो ये है कि आप उसको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दूसरा, आप उसको एक निश्चित समय पे खाएं। अगर बहुत वेरिएशंस हो रहे हैं, मान लीजिए आज आपने डिनर लिया 8 बजे, कल लिया 10 बजे, परसों लिया 11 बजे, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। आपकी बॉडी की जो क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाती है और आपका पूरा मेटाबॉलिज्म गोज फॉर ए टॉस, उसको दिक्कत होती है। तीसरी चीज़ फ्रॉम ए वेरी वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव कि अगर आप लेट खाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गैप हो रहा है। आप लेट खा रहे हैं, आप लेट आ रहे हैं, लेट खा रहे हैं, तो पूरा आपका जो साइकिल, आप सोएंगे भी फिर लेट। और मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि भाई हमारी पूरी बॉडी बनी है सन के हिसाब से, तो हम जितना उसको फॉलो करेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, उतना हमारे लिए बेटर है। तो ये तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें समय पे भोजन करना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी लेटर देन 8 PM। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब हम बात करेंगे थायराइड। तो जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो ये भी मैंने पढ़ा कि इट्स अ साइलेंट पेंडेमिक, राइट। हर दूसरी महिला को आज के टाइम पे थायराइड हो रहा है, इनफैक्ट पुरुषों में भी काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। सर, उस पे आपका सर क्या कहना है, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ योर स्पेशलिटी, जो आप दिन रात आप इस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स एट प्ले हैं। पहले तो हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो नेचुरल फैक्टर्स में सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो रही है कि हमारा पाश्चात्यकरण हो रहा है, जो हमारी सभ्यता है वो पूरी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही है जी। हम लोग प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा पूरा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ही थोड़ा सा हैज़ गॉन फॉर ए टॉस। सो एक्सरसाइज वगैरह हम लोग कम करते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ओवरऑल ही मेटाबॉलिक डिसीजेस का प्रिवलेंस रेट बढ़ रहा है। पहले तो ये जनरल ट्रेंड आप समझ लीजिए। अब हम स्पेसिफिकली थायराइड पे आते हैं। थायराइड अपने आप में एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। थायराइड हर किसी को ऐसे फैल नहीं सकती, मतलब मुझसे आपको नहीं होगी, आपसे इनको नहीं होगी, ठीक है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी फैमिली में है तो आप प्रीडिस्पोज्ड हो, आपकी खासकर मदर साइड में अगर लीनिएज है, मदर मौसी इस टाइप से है, तो आपको होने की संभावना ज़्यादा है।
दूसरा एक जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं आजकल, लोग क्या गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो सफ़ेद नमक छोड़ के ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट इसकी तरफ ग्लैमराइज होके जा रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। समस्या यहाँ पे ये है कि जो आपका थायराइड हार्मोन है उसका जो 2 हार्मोन्स आपके हैं उनका नाम है T4 एंड T3। T4 का फुल फॉर्म है टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड T3 का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी यहाँ पे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं 3 और 4। अब ये जो आयोडीन है ये हमको डाइट में मिलता नहीं है, तो भारत सरकार ने काफ़ी पहले 1970s रिकग्नाइज किया कि हमारे यहाँ पे आयोडीन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जी। उस ज़माने में इसको गाइटर कहा जाता था, घेंगा रोग भी कहते थे इसको। ओके। एंड ये हिमालयन बेल्ट में यानी आपके सारे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, क्योंकि पहाड़ी जो फूड है उसमें कहीं से कहीं तक ये आयोडीन नहीं थी। बिल्कुल। आयोडीन का जो एक्चुअल सोर्स है वो सी फूड है। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ सी फूड कितने राज्य के लोग लेते हैं, तो अराउंड मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो डेफिशिएंट है आयोडीन से। तभी वो कहा गया था क्या आपके नमक में आयोडीन है। यस, सो जो हमारे यहाँ सफ़ेद नमक बिकता है बाय लॉ वो आयोडाइज नमक बिकता है। बिल्कुल। उसमें 15 पार्ट्स पर मिलियन आयोडीन समाहित है ऑलरेडी। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको छोड़ के वो वापस रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और ये सब खाने लग गए हैं। उनको पता नहीं किसी ने समझा दिया है या मे बी सोशल मीडिया से प्रेरित हो रहे हैं कि वो सेफ़ है और वाइट सॉल्ट सेफ़ नहीं है। ओके। तो इससे क्या हो रहा है कि कई ऐसी लेडीज़ हैं जिनसे हम बाद में इंक्वायर करते हैं कि मैडम आप कौन सा नमक खाती हैं, तो निकल के आता है कि भाई हम तो ये वाइट सॉल्ट छोड़ के हम रॉक सॉल्ट या हम लोग काला नमक, मेरे घर में भी आज सेंधा नमक खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आ रहे हैं। बाय द टाइम हम उनको रेक्टिफाई करते हैं तो उनका थायराइड भी ठीक हो जाता है। ओके। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला थायराइड भी बढ़ रहा है। तो क्या थायराइड भी रिवर्स हो सकता है? देखिए, थायराइड भी रिवर्स हो सकता है। अभी हम थायराइड को पहले समझें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और हम बिल्कुल साइंटिफिकली उसको गलत तो नहीं पुटअप कर रहे हैं। सो थायराइड की प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसमें होता ही है कि थायराइड ग्लैंड गले में होती है, ये है ना, तो ये अपना प्रोडक्शन रेट जो है थायराइड का बढ़ा देती है किसी वजह से। अगेन इट इज़ जेनेटिक इन नेचर, बट कई बार ये वायरल इन्फेक्शंस के उसमें भी होता है, तो इसको वायरल थायरोइडाइटिस बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको T4 T3 लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे, TSH कम मिलेगा। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। बिल्कुल। सो जो हाइपरथायरॉयडिज्म की जो कैटेगरी है, ये चाहे वायरल की हो चाहे ये एक्चुअल हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों ही रिवर्स हो जाता है या एक तरह से कंट्रोल होकर ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो वायरल वाला जो सेल्फ लिमिटिंग होता है वो प्रॉपर सपोर्ट लेके 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। जो एक्चुअल हाइपरथायरॉयडिज्म है, जो कि आपका जेनेटिक इन नेचर है, वो भी आप ये मान के चलिए कि विद प्रॉपर ट्रीटमेंट अराउंड 1.5 से 2 साल में हम उसको कंट्रोल करके, मतलब या तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है या वो हाइपो की तरफ चला जाता है, आइदर वे हाइपर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। सो हाइपोथायरॉयडिज्म जो जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें समस्या ये है कि आपका जो ये थायराइड ग्लैंड है ये T3 और T4 नहीं बना पा रही किसी भी वजह से, आप समझ लीजिए वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सो इसमें भी अब 2 तरह की ब्रॉडली वेरिएंट्स हैं। एक तो कि भाई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, और एक है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सो एक जो ऑटो इम्यून वेरिएंट है उसको हम हाशिमोटोज़ भी कहते हैं। सो हाशिमोटोज़ रिवर्स नहीं होता क्योंकि वो पहले से जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है आपकी बॉडी में। थायराइड जो जेनेटिक है वो रिवर्स नहीं हो सकता। वो रिवर्स मतलब वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है कि उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं और वो आपके थायराइड हार्मोन को डिस्ट्रॉय करता है, रिसेप्टर्स को, इसलिए या ब्लॉक करता है, तो इसलिए वो रिवर्स नहीं हो सकता। जी। लेकिन जो उसके इतना नॉर्मल वेरिएंट है उसका, जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, T4 T3 ढंग से नहीं बन पा रहा है, उसमें 60 to 70% केसेस कैन रिवर्स। Okay. अगर आप अपना अच्छे से लाइफस्टाइल मैनेज करें, एक डॉक्टरी सलाह के हिसाब से चलें, तो दैट कैन बी काइंड ऑफ रिवर्स्ड, यू कैन से। सर मैंने सुना है कि थायराइड की वजह से शुगर रिपोर्ट भी इफेक्ट होती है। हाँ, तो ऐसे समझिए कि ये सब ना आपस के इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। सो थायराइड हार्मोन काम क्या है शरीर में? अगर हम ऐसे सीधे से सवाल पूछें कि थायराइड हार्मोन करता क्या है शरीर में, थायराइड हार्मोन ये करता है कि वो आपके शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी आपके शरीर में ऊर्जा के संचार को नियंत्रित करता है। किस आपकी कोशिका में कितनी ऊर्जा बनेगी ये डिटरमाइन करने का पावर या कैपेबिलिटी आपके थायराइड हार्मोन के पास है। ठीक है। तो होता क्या है कि अब आप दौड़ने जा रहे हैं, तो दौड़ने जाएंगे तो आपको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो आपको ये थायराइड हार्मोन लगेगा सेल्स को उस एनर्जी को बनाने के लिए। बिल्कुल। तो जब ये नहीं मिल रहा होगा तब बॉडी क्या करेगी? आपके पास सबस्ट्रेट है, आपके पास शुगर्स तो थे, आपने खाना खाया, आपके पास भोजन तो आया ही आया, बट अब आपके सेल को थायराइड हार्मोन नहीं मिला तो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो बॉडी क्या करेगी? ये एक्सेस जो आपके पास सबस्ट्रेट था इसको कन्वर्ट कर लेगी फैट में और जमा लेगी। ओके। सो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि थायराइड हार्मोन इन्फ्लुएंसेस फैट मेटाबॉलिज्म।
एंड फैट मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करके फैट को जमाएगी, वेट गेन करवाएगी, और फिर यही फैट आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो सर इसी से रिलेटेड है कि लोग बोलते हैं अगर थायराइड है तो वेट कम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, इसीलिए बोलते हैं। बट ये भी जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं में ज़्यादा है, मेल्स में इतना देखने में नहीं। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और है सर कि पीसीओडी, थायराइड एंड शुगर, ये तीनों क्या एक साथ हो सकते हैं? एक ही क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है ये। यस, एक ही प्रॉब्लम के स्पेक्ट्रम के अलग अलग लेवल पे हैं ये लोग, जी। तो एक साथ हो सकते हैं और होते भी हैं। इनफैक्ट आपको यही नहीं मिलेगा, आपको फैटी लिवर, आपको थायराइड प्रॉब्लम, फैटी लिवर यानी MSLD, आपको थायराइड की प्रॉब्लम, आपको PCOD, आपको मोटापा एंड डायबिटीज़, ये सब एक साथ मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो मतलब अगर डायबिटिक आपके एंड इसके साथ में हाइपरटेंशन भी होगा, BP भी ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सब एक साथ मिलता है क्योंकि ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पार्ट हैं, ये मतलब पूरे मेटाबॉलिज्म का पार्ट है जो आपका है। सर एक क्वेश्चन और, इंडिया में जो ट्रीटमेंट है, या अगर आपकी स्पेशलिटी की बात करते हैं, तो इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इन्फ्लुएंस कितना है सर? इसको देखने के भी कई तरीके हैं जी। तो आप ऐसे समझिए कि जब कोई नई ड्रग लॉन्च होती है तो भारत सरकार की तरफ तो एक नोटिफिकेशन निकल जाता है, पर उस नोटिफिकेशन का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। तो अगर कोई नई ड्रग मार्केट में आई है तो उसका पूरा प्रचार प्रसार वो कंपनी खुद करती है जो उसको लेके आ रही है। तो ऑब्वियसली जो प्रचार प्रसार कर रहा है वो उसको इन्फ्लुएंस करने की तो कोशिश करता ही है। बट हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक रेगुलेटेड है। सो यहाँ पे जो ड्रग्स आती हैं उसमें काफ़ी ड्रग्स ऐसी हैं जो शेड्यूलाइज्ड ड्रग्स हैं, जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको कोई फार्मेसी डिस्पेंस नहीं कर सकता बिना डॉक्टरी सलाह के। और डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई लिखाई निरंतर जारी रखते हैं थ्रू CMEs एंड कॉन्फ्रेंसेस, तो नई नई जानकारी वहाँ से भी मिलती है। बट हाँ, ये बात भी सही है कि कहीं किसी ना किसी हद तक फार्मा कंपनीज इन्फ्लुएंस करने का प्रयास अपनी तरफ से करती हैं, और वो उसको कई तरीके से करती हैं। मतलब वो आपको क्या कहते हैं, आपके कॉन्फ्रेंस वगैरह को स्पॉन्सर करती हैं, वो क्या कहते हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ला के देती हैं। सो इन अ वे यू कैन से दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, देखिए डॉक्टर इज़ द ओनली पर्सन इन द सिस्टम जो कि मरीज के स्वास्थ्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। दूसरा, वो उसका प्राइम एम है, क्योंकि पूरे सिस्टम को अगर आप एक बार देखें, थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि कोई इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। एक मरीज आया, डॉक्टर ने उसको देखा, उसको पर्चा लिखा, उसको भेजा। अब अगर वो इन्फ्लुएंस होकर कोई दवाई लिख देता है और मरीज ठीक नहीं होता तो वो मरीज वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। सो डॉक्टर का अगर हम एक तरह से कहें कि पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो केवल एक ही तथ्य पे टिका है कि उसका मरीज कितना जल्दी ठीक हो रहा है। तो यानी डॉक्टर की मतलब पूरे सिस्टम में आप देखिए, आप फार्मासिस्ट के पास जाइए, आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे आराम नहीं मिला तो ये दवा नकली हो सकती है, जबकि नकली, इंडिया इज़ द हब ऑफ स्पूरियस मेडिसिन इन द वर्ल्ड। बट आपने कभी किसी पॉडकास्ट में, किसी सोशल मीडिया में कभी ये नहीं सुना होगा किसी मरीज ने ये बोल दिया हो, मैं इसलिए ठीक नहीं हो पाया क्योंकि ये दवा नकली मिली मुझे। वो हमेशा ये बोलता है कि शायद मेरा इलाज ढंग से नहीं हो पाया, मेरे को डॉक्टर ने डायग्नोज नहीं किया, पता ही नहीं है कि वो दवा नकली तो आप ऐसे सोच के देखिए। तो ऐसे ही वो कभी लैब वाले को दोष नहीं देता, वो कभी इसको दोष नहीं देता किसी और को जो कि एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो केवल डॉक्टर को दोष देता है। वो अस्पताल भी जाता है तो भी वो अस्पताल को दोष नहीं देता, वो डॉक्टर को दोष देता है। डॉक्टर को दोष देगा। तो ऐसे सोच के देखिए, डॉक्टर कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकता कि उसका मरीज जो है उसको कोई नुकसान हो जाए। बिल्कुल सर। सर दूसरा क्वेश्चन इंटरनेट पे एडवाइस पे रिलेटेड है। इंटरनेट पे आज के टाइम पे स्पेशली अगर हम शुगर और थायराइड पे देखते हैं तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस और हर इंसान एक्सपर्ट है। पेशेंट कैसे इस चीज़ को डिसाइड करे कि उसे किस एडवाइस को मानना चाहिए, किस एडवाइस को नहीं मानना चाहिए, कैसे वो अपना डिसीजन ले सर? देखिए, कभी कभी ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी खतरनाक हो जाती है। सो समस्या यहाँ पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की तो है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है बल्कि। तो यहाँ दिक्कत ये है कि इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी सूचना लेते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता कि वो हमारे लिए कितनी उपयुक्त है। हो सकता है कि वो एक जनरल एडवाइस हो सबके लिए, हो सकता है कि वो मैं कर ही ना पाऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने डाइट में 1000 किलो कैलोरी पर डे से कम लेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, मैं आपको ऐसे जनरल वे में बोल देता हूँ। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 99% लोग फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो खा ही 2500 किलो कैलोरी रहे हैं। सो हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम पहले किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके अपने हिसाब से पहले चीज़ों को समझ लें कि हम पे क्या चीज़ें लागू होती हैं, क्या नहीं होती हैं, और वहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर्ड एडवाइस लेने का प्रयास करना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट वेरी ईजी ऑल्सो, क्योंकि डॉक्टर्स भी काफ़ी बिजी रहते हैं, कई बार इतना समय नहीं दे पाते। बट अगेन जो आपको कंक्रीट गाइडेंस वहाँ से मिलेगा वो कहीं और से नहीं मिल सकता, नंबर 1। नंबर 2,
ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि आप ये जान पाएँ कि वो आपके लिए कितना उपयुक्त है। तो हमेशा 1-on-1 काउंसलिंग अगर कोई कर रहा है तो दैट इज़ फार ग्रेटर देन गोइंग टू एंड सीइंग कि कोई एक वीडियो देख लिया या कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया या कुछ भी एक आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ कर ली। तीसरा चीज़ है कि अगर कहीं पे आपको कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मिल रहा है, खासकर वो किसी डॉक्टर के द्वारा मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है रेदर देन कि हम इधर उधर से कुछ भी हम पढ़ के उसको कर लें। अगर एक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है या थायराइड पेशेंट है, तो उसका अगर आप एक डे रूटीन बताएं, क्योंकि सुबह उठ के उसे क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए और रात में डिनर में कैसे करना चाहिए, अगर उसको एक डे रूटीन हो तो क्या आइडियल क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन शिवम। सो मेरे हिसाब से इसको आंसर करने के भी मतलब 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट, तो उसमें मेडिसिन से डॉक्टर्स देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पैटर्न की, स्लीप की। जैसा कि आपने बोला कि उठ के क्या करें, तो स्लीप सबसे पहले चालू करते हैं। तो एक सिंपल स्लीप साइकिल 11 PM to 6 AM की थायराइड के लिए तो कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन सुबह 2 से 4 के बीच में होता है। तो अगर आप 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं सो रहे हैं तो आपकी बॉडी हमेशा कन्फ्यूज रहेगी। यही बात कुछ हद तक लागू होती है डायबिटिक्स पे भी, कि अगर आप रात को समय से सुबह तक नहीं सो रहे हैं तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक पैटर्न है वो बिगड़ता है, डिस्टर्ब होगा। तो टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। ऐसे ही खाने के बारे में टाइम से खाना है, मतलब आपका जो पैटर्न है ब्रेकफास्ट लंच डिनर का, वो एक फिक्स निश्चित समय पे होना चाहिए, वो रोज वैरी नहीं करना चाहिए। वैरी करेगा तो बॉडी कंफ्यूज रहेगी। ठीक है, अब बात आती है कि हम डाइट में स्ट्रक्चर आउट कैसे करें। तो पहला तो चीज़ है कि हमें कार्ब रिडक्शन करना है। अगर आप आज की डेट में 2500 किलो कैलोरी खा रहे हैं तो पहले 500 किलो कैलोरी कम खाइए। दूसरा, आप अपनी पूरी डाइट को तोड़िए। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर की जगह 5 मील लीजिए आप, और उसको तोड़ के आप 2000 किलो कैलोरी की पहले फर्स्ट स्टेप पे उसके अंदर लेके आइए। जब 2000 अचीव हो जाए तो 1800, फिर 1600, फिर 1400। जर्नी तो 1000 कैलोरी मैनेजमेंट, जर्नी तो आपको 1000 तक की करनी है जी। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये मत खाइए और ये खाइए, तो वो गलत होगा। आप सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल समझिए। टुकड़ों में खाना है, कम खाना है, ये सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल है। तीसरा चीज़ है उस कैटेगरी ऑफ फूड को अवॉइड करना है जिससे कि इमीडिएटली शुगर स्पाइक्स आते हैं। इसको हम हाई GI फूड कहते हैं, यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कहते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है, अभी गर्मी आ रही है, आम के फल आएंगे, तो आम के फल से इंस्टेंट शुगर मिलती है। बिल्कुल। तो आम के फल को अवॉइड करना है। आप तरबूज खा लीजिए, वाटरमेलन, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है जी। तो इन दोनों में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हमको आम छोड़ के तरबूज की तरफ जाने की ज़्यादा गुंजाइश है। अब बात करते हैं कि भाई हम सुबह उठे हैं तो हमें सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। एक्सरसाइज, अब सवाल आता है कि कितनी करनी चाहिए, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर इन अ डे आपको निकालना है। अब हाफ एन आवर इन अ डे को हमें कैसे मैनेज करना है, तो इस 30 घंटे के स्लॉट को आपको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। 30 मिनट के स्लॉट को, सॉरी। तो इसको 2:1 रेशियो में तोड़ना है। 20 मिनट हमें कार्डियो करनी है, 10 मिनट्स हमको स्ट्रेंथ करनी है। जब हम कार्डियो की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग रोप, ट्रेडमिल। ठीक है, और भी कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लग रहा है कि भाई आप बहुत हाई इंटेंसिटी, तो दिस इज कार्डियक। तो ये 20 मिनट होना चाहिए। 10 मिनट में आपको स्ट्रेंथ करना है, यानी आपको कुछ वेट पिकअप करना है, क्योंकि मसल बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कह रहे हैं कि हम विसरल फैट को हम गो अवे करना चाहते हैं, तो उसके साथ में अगर हमने मसल बिल्डिंग नहीं करी तो वहाँ पे आपकी झुर्रियाँ लटक जाएंगी। सो वेट लॉस इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट, आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करनी है। बिल्कुल। तो ये 2-3 पैटर्न हो गए। अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आप अपने काम पे चले गए, आप अपने बीच में आपको स्नैकिंग नहीं करनी है, आपको अनड्यू स्नैकिंग नहीं करनी है, आपको टाइम पकड़ के चलना है एंड उसके बीच में ही आपको लेना है। आपको अनड्यू ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि पिज़्ज़ा आ गया तो आपने पिज़्ज़ा खा लिया, किसी ने समोसे मंगा ली शाम को तो आपने सेगमेंट समोसे खा लिए। तो आपको प्रोसेस फूड अवॉइड, पोर्शन मैनेजमेंट भी करना है। पोर्शन मैनेजमेंट भी करना है। आपको 2 चीज़ों का बिल्कुल बहुत हद तक ध्यान रखना है, वो है लिकर एंड टोबैको। किसी भी फॉर्म में दे आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके। ये आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं कम मात्रा में लेता हूँ या मैं थोड़ा सा लेता हूँ या मैं कभी कभी यदा कदा लेता हूँ। ये सब मिथ्या है, सब गलत है। आपको दोनों चीज़ें छोड़नी है और कंप्लीटली छोड़नी है, नहीं तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से नहीं बच सकते। ओके, इट इज़ वेरी क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग बात पे आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आप दैनिक दिनचर्या में आप जहाँ भी जाएंगे आपको कोई ना कोई व्यक्ति स्ट्रेस देने वाला मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल मेट्रोज में है, आप सड़क पे जाइए, कोई ना कोई लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। आप पार्किंग के लिए आपका झगड़ा हो सकता है, एक पास देने के लिए आपका झगड़ा हो सकता है। आपको ऐसे सारे स्ट्रेसफुल इवेंट से बचना है। आपको लंबी लंबी सांस खींच के बोलना है ऑल इज़ वेल, जैसे कि आमिर खान ने बोला था।
ठीक है। सो आपको अपने आप को मैनेज करना है, आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है, आपको अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखना है। इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अ गेम ऑफ बैलेंस। आप कितना बैलेंस आउट कर लेंगे उतने में ही आप जीत जाएंगे। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन था जो आपने थायराइड से रिलेटेड पूछा कि उसका एक टाइम होता है जब हार्मोन रिलीज होता है। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कहीं मैंने ये पढ़ा कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग थायराइड की मेडिसिन खाते हो लेट्स से 4 AM और 5 AM तो उसका असर ज़्यादा होता है इंस्टेड अगर आप अर्ली मॉर्निंग आप 6 बजे या 7 बजे खा रहे हो। नहीं, देखिए हमारी जो उसमें गाइडलाइंस कहती हैं वो ये कहती हैं कि जब आप सोकर उठ रहे हैं तो ये हार्मोन आपको दैनिक दिनचर्या के लिए प्रिपेयर करता है जी। तो आप अगर 6 बजे उठ रहे हैं आप 6 बजे उठ के खा लीजिए। नींद तोड़ के तो आप खाएंगे नहीं गोली। आप 7 बजे उठ रहे हैं आप 7 बजे उठ के पहले ये गोली खा लीजिए। इट डजेंट मैटर कि आपने ब्रश किया है कि नहीं किया है, इट डजेंट मैटर कि आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। इनफैक्ट इसको खाली पेट लेना होता है। और जब आप एक बार ये गोली ले लें जो कि थायराइड की गोली है जो कि हाइपोथायराइडिज्म में दी जाती है तो आपको उसके कम से कम 35-40 मिनट्स तक और कुछ नहीं खाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चलो चाय पी लेते हैं, हमको वो चाय भी नहीं पीनी है। हमको बॉडी को टाइम देना है अपना थायराइड की मेडिसिन को मेटाबोलाइज करने के लिए। राइस वर्सेस रोटी, शुगर पेशेंट को सर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये इंडिया के एक पार्ट में राइस ज़्यादा खाया जाता है, इंडिया के एक पार्ट में रोटी ज़्यादा खाई जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है शिवम आपका। इसका आंसर मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कहने के लिए 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं, बिल्कुल 121 मेजर भाषाएं हैं, 1600 तकरीबन हमारे पास माइनर लैंग्वेजेस हैं और करीब 19,500 डायलेक्ट्स हैं। तो हमारा देश ना एक देश नहीं है, एक कॉन्टिनेंट के बराबर है। तो यहाँ पे वन साइज फिट्स ऑल फिलॉसफी नहीं चलती। आप जाएंगे कोस्टल एरियाज़ में आप देखेंगे वहाँ पे मछली और राइस का प्रचलन है। आप हमारे यहाँ नॉर्थ में आएंगे तो हमारे यहाँ दाल राइस का प्रचलन है। दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं है। समस्या ये है कि हम एक बार में कितना खा रहे हैं। तो पोर्शन साइज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइप ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो हमारे पुश्तैनी रेसिपीज़ हैं जो हम सदियों से खाते चले आ रहे हैं वो हमारे सारे बढ़िया हैं। हमने बल्कि उनको परिष्कृत कर दिया, हमने चेंज कर दिया है। वेस्टर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आके हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। सो मेरी राय ये है कि आप जो खाते आ रहे हैं बचपन से आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कितना ही बोलूँगा ना, आपको चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो मेरा पहला गाइडेंस ये होता है कि आप खाना कम करिए ओवरऑल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट व्हाट कैलोरीज यू आर टेकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना आप खा रहे हैं। तो हाँ, अगर आपको राइस से प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप चेक करेंगे, मतलब अगेन इसके लिए आपको एक CGM लगेगा, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मीटर का एक आता है डिवाइस, वो आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि शायद राइस से आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मैंने एक बार लगाया तो मेरे को राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे रोटी से भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा शुगर स्पाइक तब मारता है जब मैं पराठे खाता हूँ। ओह, सो ये ना बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। तो इसलिए इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसका तकनीकी रूप से सही आंसर ये है, आप अपना चेक करिए। वो चेक करने का तरीका CGM के द्वारा है। अगर वो आपको महंगा लगता है तो आप बिलीव करिए कि आप जो बचपन से खाते हैं वो गलत नहीं है, बस आपको खाना कम है, पोर्शन कंट्रोल करना। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आज एक बात क्लियर कर दी कि डायबिटीज़ जो है वो दवा से ही नहीं समझ से सही होती है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज बताया तो हम उस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ केस में हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को शुगर या थायराइड है तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर ज़रूर करें, ये उसकी लाइफ बदल सकता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि हम इसी तरीके के अच्छे गेस्ट आपके लिए ला सकें। थैंक यू।